नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम हैं द स्टडी चैनल क्रैक द कंपटीशन। माफ़ करिएगा दोस्तों, पिछली क्लास में वीडियो अधूरी रह गई थी। अचानक से डिवाइस बंद हो गया था, इस वजह से वीडियो पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो आज हम जहां से हमने पीछे छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो मैं आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप जितना ज़्यादा हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम और भी अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाएं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से हम आज की बातें शुरू करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे किसकी? मेजरमेंट की। मेजरमेंट की यानी मापन की। मापन क्या होती है? मापन एक ऐसी विधि है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जिसके जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं, माप सकते हैं। तो किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के सापेक्ष में हम जब किसी दूसरी चीज़ों का मापन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, उसी विधि को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। It is a process of comparison of an unknown quantity with a standard quantity. किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम किसी अननोन क्वांटिटी की, अज्ञात क्वांटिटी की तुलना करते हैं, तो उसी विधि को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। किसी भी अज्ञात राशि, किसी भी अज्ञात क्वांटिटी की तुलना जब हम किसी मूल, किसी स्टैंडर्ड राशि से करते हैं, तो उसी विधि को हम क्या कहते हैं बच्चों? मापन कहते हैं। अब जैसे हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो वो कमरा कितना लंबा है, उस कमरे की लंबाई पता करने के लिए आपको एक मूल वीमा पता होनी चाहिए, एक मूल लंबाई पता होनी चाहिए। उसकी तुलना में ये जितना गुना होगा वही उसका मापन होगा, वही उसकी लेंथ होगी, वही उसकी लंबाई होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक स्केल है, स्केल तो आप जानते ही होंगे। मेरे पास एक लकड़ी है जो 1 मीटर की है, जो
1 मीटर की है। तो अगर मैं इस रूम को उस लकड़ी से मापता हूं यानी मेजर करता हूं, तो अगर ये रूम की लंबाई उस लकड़ी के 10 गुना है, 10 गुना है, तो मैं कह दूंगा कि ये रूम कितने मीटर का हो गया, 10 मीटर का हो गया। इस रूम की लंबाई कितनी हो गई, 10 मीटर की हो गई। तो जब भी हम किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी मूल राशि से करते हैं तो उसी विधि को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, यानी मेजरमेंट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद एन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, मेजरमेंट कहते हैं, मापन कहते हैं। अब जब हम मापन कर रहे होते हैं, जब हम मापन कर रहे होते हैं, किसी भी चीज का मापन कर रहे होते हैं, किसी भी चीज को नाप रहे होते हैं, उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो वो मेजरमेंट दो चीजों पर डिपेंड करती है। यानी उस मेजरमेंट में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। वो दो चीजें क्या हैं, कैसे हम उन दो चीजों को ध्यान में रखेंगे, क्या है वो दो चीजें, उनकी बात हम आगे करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। तो किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं, या दो चीजों पे मेजरमेंट डिपेंड करती है। कौन कौन सी चीजों पे, तो पहला होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिसे आप क्या कहते हैं बच्चे, परिमाण कहते हैं, है ना। और दूसरी होती है यूनिट, यानी जिसे आप मात्रक कहते हैं। इन दो चीजों पे किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी राशि के मेजरमेंट डिपेंड करती है, उसके मैग्नीट्यूड पे और उसके मात्रक पे यानी यूनिट पे। ठीक है, अच्छा, तो ये मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड वो वैल्यू है, वो मान है जिसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिसे हम क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उस मान को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि उस पर्टिकुलर लकड़ी, मान लीजिए ये लकड़ी 1 मीटर की है, ये लकड़ी मान लेते हैं कि 1 मीटर की है। तो अगर ये रूम की लंबाई इस लकड़ी के 10 गुना है, तो मैं कहूंगा कि ये रूम कितने मीटर का है, 10 मीटर का है। तो अगर ये इसको मैं 1 मानता हूं, तो ये इसका मान है 1, और इसके 10 गुना, इससे हमने कंपैरिजन किया, इससे हमने तुलना की, तो इसका 10 गुना 10 होगा। तो ये जो 10, 1, 5, ये जो भी वैल्यूज हैं, ये जो भी मान है, ये जो भी परिमाण है, इन्हीं को आप क्या कहते हैं बच्चे, इन्हीं को आप परिमाण कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, द वैल्यू एक्सप्रेस्ड दैट it is how many times of the original or standard value or standard value. Okay, the value express that it is how many times of the standard value is called magnitude. ठीक है, ऐसा मान जो यह बताए कि
किसी मूल मान के कितना गुना है, उसी को आप क्या कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। मतलब मुझे एक बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए और उससे कंपेयर करके मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे 1 मीटर की वैल्यू पता है तो मैं 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर की वैल्यू निकाल सकता हूँ उस 1 मीटर से कंपेयर करके कि इसके इतना गुना है तो ये इतना मीटर होगा। तो ये होती है आपकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, हमेशा ही ये क्या होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है गणितीय मान, जिसका मान गणित की संख्याओं में दर्शाया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। तो ऐसी वैल्यूज जो किसी मूल मान के, किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने टाइम्स है ये दर्शाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, किसी भी राशि का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कहते हैं। तो परिमाण तो चलिए हम निकाल लेंगे, परिमाण तो हम बता देंगे, लेकिन यूनिट्स कैसे बताएं, ये मात्रकों को कैसे हम दर्शाते हैं, इसकी बात हम करते हैं। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि को समझने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड एनी फिजिकल क्वांटिटी, द यूनिट विच इज यूज्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उसे कहते हैं, जिसके थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, उसको हम कैसे समझते हैं, बाय द हेल्प ऑफ यूनिट्स के बिना हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझ नहीं सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, मैं लिखूं अगर, टू अंडरस्टैंड any physical quantity, a unit is used which is universally accepted। ऐसी यूनिट्स को हम यूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए जो यूनिवर्सली, मतलब सार्वभौमिक तरीके से, मतलब हर जगह पूरी दुनिया में क्या की गई है, एक्सेप्ट किया गया है, उसको माना गया है कि हाँ, इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की, इस पर्टिकुलर भौतिक राशि की यूनिट यही होगी। हम इस तरीके से उसको समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हम जिस भी मात्रक का, जिस भी यूनिट का यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस फिजिकल को, उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। यानी
उसे मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को समझने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की। समझ में आ रही हैं बातें? तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड और मात्रक का प्रयोग करके किसी भी भौतिक राशि की मेजरमेंट कर सकते हैं। और मेजरमेंट करने के लिए हमें इन्हीं दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट। एक परिमाण, दूसरा मात्रक। सिर्फ परिमाण से या सिर्फ मात्रक से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मात्रकों से तो डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ परिमाण से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिमाण तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर मैं लिखता हूं 10, तो आप क्या बताएंगे ये 10 क्या है? 10 किलो है, 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है, 10 सेकंड है, क्या है? 10 केल्विन है, 10 एम्पियर है, क्या है? आप नहीं बता सकते हैं। तो इसके साथ हमें मात्रक लगाना जरूरी है। अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को समझना है तो परिमाण के साथ साथ हमें मात्रक का भी प्रयोग करना पड़ेगा। बिना मात्रक के प्रयोग के हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को माप नहीं सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है? अच्छा जी, अब एक बात आप नोट करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एक बात आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट ऑफ अ measurement is expressed by its magnitude followed by the desired unit। ठीक है? किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे दर्शाते हैं? उसकी मैग्नीट्यूड को लिखकर, उसके परिमाण को लिखकर, और उस परिमाण के बाद उसके पीछे हम क्या लिखते हैं? उस मेजरमेंट का, उस मापन की यूनिट यानी मात्रक को लिखते हैं। समझ में आ रही हैं बातें? यानी उसके परिमाण के साथ उसके मात्रक को लिखकर दर्शाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है? इस चीज को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, नोट लिखकर, और इसको आप अपनी नोटबुक में बच्चे नोट करेंगे। चल, अच्छा जी, अब अगर हम बात करें तो कोई भी यूनिट, कोई भी मात्रक कैसे हम मानेंगे कि वो मात्रक एक अच्छा मात्रक है, मतलब एक सजग मात्रक है जिसे हम हर जगह यूज कर पाए। तो मात्रक, एक अच्छा मात्रक होने की परिभाषा क्या है? कि वो मात्रक हर जगह एप्लीकेबल हो,
हर जगह उसका यूज़ किया जा सकता हो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम उसको यूज़ कर रहे हैं और अमेरिका चले गए तो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा ना हो। तो मात्रक वो हर जगह एप्लीकेबल हो। दूसरी चीज़ कि वो यूनिवर्सल हो, यानी सार्वभौमिक हो, वो यहाँ भी 1 मीटर, धरती पर भी 1 मीटर हो और आसमान में भी 1 मीटर, एक ही मीटर हो, ऐसे मात्रकों को हम एक अच्छा मात्रक मानते हैं। अच्छा जी, अब ये जो मात्रक हैं बच्चे, ये मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मात्रक हम देखेंगे। ये मात्रक 2 प्रकार के कौन कौन से 2 प्रकार के मात्रक होते हैं बच्चे? तो ये 2 प्रकार के जो मात्रक होते हैं, पहला जो मात्रक होता है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, यानी मूल मात्रक, ठीक है। और दूसरी यूनिट्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं बच्चे? डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। अच्छा, ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? तो आपने पीछे पढ़ा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां। वो मूल भौतिक राशियों को जिन मात्रकों से दर्शाया जाता है, उन मूल भौतिक राशियों को जिन मात्रकों से दर्शाया जाता है, उन्हीं मात्रकों को हम फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लेंथ यानी लंबाई को आप किस में दर्शाते हैं? मीटर में। अच्छा जी, मास को यानी द्रव्यमान को किस में दर्शाते हैं? तो किलोग्राम में। इसके अलावा समय को किस में दर्शाते हैं? सेकंड में। इसके अलावा टेम्परेचर यानी तापमान को किस में दर्शाते हैं? केल्विन में। एक सेकंड रुक जाइएगा बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो क्या देखा हमने? टेम्परेचर के लिए केल्विन। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज करते हैं मोल, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं कैंडेला। तो ये वही सारी 7 यूनिट्स हैं जो हमने भौतिक राशियां पढ़ी थी, 7 मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी, उन्हीं की ये मात्रक यानी उन्हीं के ये यूनिट्स हैं। तो इन्हीं का प्रयोग करके हम उन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, उन 7 मूल भौतिक राशियों के यूनिट्स को डिसाइड करते हैं। ये हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अच्छा, अब इन्हीं यूनिट्स से मिलकर जो यूनिट्स बनेंगे, इन्हीं मात्रकों से मिलकर जो मात्रक बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। जैसे मैं बात करता हूं फोर्स यानी बल। तो बल क्या होता है बच्चे? बल होता है द्रव्यमान गुणे एक्सेलरेशन। अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, केजी। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी से आपको क्या मिलता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या नाम देते हैं? न्यूटन। तो इस तरीके से इन्हीं बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम डेराइव्ड यूनिट्स को लिखते हैं। जैसे हम मूल भौतिक राशियों का प्रयोग करके डेराइव्ड राशियों को लिखते थे, डेराइव्ड क्वांटिटीज को लिखते थे, उसी तरीके से हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डेराइव्ड यूनिट्स को लिखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम एक तरफ यूनिट्स, एक तरफ क्वांटिटीज और एक तरफ उनके सिंबल्स को लिखेंगे, यानी उनके इधर हम लिखेंगे क्वांटिटीज को, यहां हम उनकी यूनिट्स लिखेंगे,
और यहां हम लिखेंगे उनके सिंबल्स को। ठीक है, अच्छा जी, कौन कौन सी यूनिट्स थी? तो हमारी पहली यूनिट थी लेंथ, दूसरी यूनिट थी मास, तीसरी यूनिट थी टाइम, चौथी यूनिट थी टेम्परेचर, पांचवी यूनिट थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठी यूनिट थी इलेक्ट्रिक करंट, सातवीं यूनिट थी लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। अच्छा जी, अब इनके यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे? मीटर। मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकंड। टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोल। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्पियर। और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैंडेला। ठीक है, अच्छा जी, इनके अगर सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स क्या होते हैं? मीटर के लिए हम स्मॉल m लिखते हैं, किलोग्राम के लिए कैपिटल K स्मॉल g लिखते हैं, सेकंड के लिए s या कहीं कहीं SEC भी लिखते हैं, केल्विन के लिए हम K लिखते हैं, मोल के लिए MOL, ये M स्मॉल होगा MOL, एम्पियर के लिए हम सिंपल A लिखते हैं, कैंडेला के लिए हम कैपिटल C स्मॉल d लिखते हैं। तो ये आपका चार्ट तैयार हो गया। ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये उनके यूनिट्स हैं और ये उनके सिंबल्स हैं। तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग करके बाकी सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज को यानी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को लिखते हैं। अच्छा, ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनके अलावा 2 और ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। इनके अलावा 2 और ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। तो जरा हम उनके बारे में भी जान लें, वो कौन सी यूनिट्स हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज हैं। तो देखिए, वो कौन सी क्वांटिटीज है? तो आपने कोणों का नाम सुना होगा, आपने किसका नाम सुना होगा? कोण का नाम सुना होगा। कोण यानी एंगल्स का नाम आपने सुना होगा। हम उन्हीं एंगल्स की बात करेंगे कि उनको हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो हम अगर बात करें तो उनको हम कहते हैं बच्चे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 तरीके की होती हैं। एक होती है प्लेन एंगल, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसको हम तलीय कोण कहते हैं और इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो देखिए, प्लेन एंगल किस तरीके से बनेगा? प्लेन एंगल बनता है ये जब भी हम 2 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, यानी द्विकोणीय, द्विविमीय कोण बनाते हैं या फिगर्स बनाते हैं। तो वहां पे जो एंगल्स यूज किए जाते हैं, वहां पे जो कोण यूज किए जाते हैं, उनको हम प्लेन एंगल कहते हैं, जिसको हम एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल कहां बनते हैं? तो सॉलिड एंगल जब किसी 3 डायमेंशनल फिगर में, जब किसी हम 3 डायमेंशनल फिगर में हम इसका यूज करते हैं, यानी त्रिविमीय फिगर्स में इसका यूज करते हैं। जैसे जिसमें 3 एक्सेस हों,
ये 3 एक्सिस के अलोंग अगर कोई फिगर बनता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग अगर कोई फिगर बनता है, तो उसको हम उसमें जो हम एंगल यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और जब हम 2 डायमेंशनल एंगल्स कहीं ड्रॉ करते हैं, किसी प्लेन ऑफ पेपर पे, किसी पेपर पे ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल्स के नाम से जानते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिन्हें आप यूज करते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा। अच्छा, अब ये जो यूनिट्स हैं, ये किस तरीके से हमने माना कि लेंथ के लिए मीटर ही हम यूज करेंगे, टाइम के लिए सेकंड ही हम यूज करेंगे, ये किस तरीके से हमने माना। तो इसमें बड़ा दिक्कत थी, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट्स यूज की जाती थी, तो उनको हम इस तरीके से कुछ जानते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, किस तरीके से हम यूनिट्स को समझते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को मापा जाता था। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को अगर हम मापते हैं, तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में मापा, हमने आंकन कर दिया सेंटीमीटर में, हम वहाँ गए तो अब हमें कोई और यूनिट वहाँ पे यूज़ करनी पड़ रही है, तो अब उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो काफ़ी दिक्कत होती थी एक जगह से दूसरी जगह कुछ ले आने में, ट्रेड करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी इस तरीके से, है ना। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये 3 तरीके की सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमें जाननी है। पहला होता है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम क्या कहता है कि अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे तो ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को मेजर करेंगे तो सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये होता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरी जो टाइप ऑफ यूनिट आती है वो आती है एफपीएस। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहती है कि अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे तो फुट में मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे तो पाउंड में मेजर करेंगे, और टाइम को मेजर करेंगे तो सेकंड में मेजर करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर मैं इस यूनिट में मेजर करके ले जाता हूं और मुझे ऐसे देश में ले जाना है जहां पे ये यूनिट्स एप्लीकेबल है, ये यूनिट्स चल रही हैं, वहां पे ये वाली यूनिट्स एफपीएस सिस्टम को यूज करते हैं। तो अगर वो एफपीएस सिस्टम को यूज करते हैं तो हमें सेंटीमीटर में से फुट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ग्राम से पाउंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलो टाइम तो सेकंड में है, लेकिन ये दोनों चीजें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। क्या पता कि जिन्होंने फुट में मेजर किया है उन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ना आता हो, या हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो हमें फुट में कन्वर्ट करना ना आता हो, या क्या पता कि कितने सेंटीमीटर में कितने फुट होते हैं। तो ये दिक्कत होती थी, इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तीसरी जो सिस्टम ऑफ यूनिट होती है वो होती है एमकेएस। इसमें क्या कहते हैं, एमकेएस में जो लेंथ हम मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे मीटर में, टाइम जो वेट यानी मास जो मेजर करेंगे वो हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, और टाइम को हम मेजर करेंगे बच्चे सेकंड में, टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड्स में। तो अब अगर मान लो कि मैं यहां से लेके ये चीज यहां से कोई सामान लेता हूं और वो सामान लेके मैं ऐसे देश में जाता हूं जहां पे ये यूनिट एप्लीकेबल है, तो अगर ये यूनिट एप्लीकेबल है तो अगर इससे मुझे इसमें कन्वर्ट करना नहीं आता है या उनको उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो दिक्कत है ना। तो हमें एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत पड़ी, जो हर जगह एप्लीकेबल हो, यानी यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, हर जगह पे बराबर तरीके से उसको माना जाता हो कि हाँ अगर यहाँ पे इंडिया में वो चीज 1 मीटर को हम 1 मीटर कहते हैं तो उतनी ही लंबाई को हम अमेरिका में, अफ्रीका में, यूनाइटेड किंगडम में भी उसको 1 मीटर ही कहेंगे। अगर 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है तो बाकी के देशों में भी 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के ही बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर हम चीजों को मेजर करेंगे तो हर जगह ऐसी यूनिट बना दी जाए जिसको हर जगह एप्लीकेबल किया जा सके, तब हमें एक सिस्टम मिलता है जिसे हम कहते हैं फोर्थ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ
यूनिट। और ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को हम इस एमकेएस सिस्टम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एमकेएस सिस्टम को ही आगे चल के एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है? तो ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है? तो अगर हम बात करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल है। सिस्टम इंटरनेशनल है, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसका फुल फॉर्म अगर हम लिखें तो सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा जी, इसको कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 1960 में। कब अपनाया गया था इसको? 1960 में। कैसे अपनाया गया था? कैसे अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था बच्चों, इसको अपनाया गया था 11th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट में। इसको कैसे अपनाया गया था? 11th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट में इसको अपनाया गया था। कहां पे अपनाया गया था? कहां पे अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था बच्चों पेरिस में। इसको अपनाया गया था पेरिस में। बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करी, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। अब इसका जो 11वां संस्करण था, कब हुआ था? 1960 में। 11वां संस्करण कब हुआ था बच्चों? 1960 में। तो इसी 11वें संस्करण में हमने सिस्टम इंटरनेशनल को अपना लिया। और सिस्टम इंटरनेशनल किससे बना है? तो हमारी जो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है उसी से मिलकर बना हुआ है हमारा सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर हो गई बात? तो इन चीजों को आप अपनी कॉपी में ध्यान से नोट कर लेंगे और इन सारी चीजों को जो भी आपने अपनी कॉपी में नोट किया है उन सारी चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद हम बाकी की बातें अगली क्लास में यानी कल की क्लास में करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा और भी बच्चों को मौका मिलेगा ताकि वो इस फ्री कोर्स को इजीली पढ़ सकें और बिना किसी दिक्कत के अपने एग्जाम को निकाल सकें। मैं आप सभी से इस बार धन्यवाद लेना चाहूँगा। मैं हूँ शेखर और हम हैं द स्टडी चैनल क्रैक द कॉम्पिटिशन। थैंक यू। आई एम साइनिंग ऑफ टू दिस सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।